डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके आसपास जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो ये जरूर होगा कि हम कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि ये प्लांट इस तरह का है, उसके शायद लोकल नेम हमें मालूम होंगे कि ये गुलाब बोला जाता है या ये वाला नीम का पेड़ है। और किसी एनिमल के बारे में भी आप ऐसे बात कर सकते हैं या बर्ड के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स, उनकी जो टाइप्स एग्जिस्ट हमारे ही रीजन में करते हैं, हम उनके बारे में पूरी तरीके से बता पाए, उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उनके नेम्स बता पाए। और उन ऑर्गेनिजम्स की आप बात करें जो हमें दिखाई भी नहीं देते, जैसे कि जो माइक्रोस्कोपिक हैं, हम फंगस की बात कर सकते हैं, वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटोजोआ हैं। There are number of organisms which are microscopic in nature and which can be seen only via microscope. तो आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करें, उनकी नेमिंग करें, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। और अगर बात करें कि पूरे बायोस्फीयर यानी कि पूरी अर्थ पर जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहां कितने तरह की स्पीशीज होंगी, उनके क्या फीचर्स होंगे, उनके नाम क्या होंगे, तो इनको तो जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, अगर उन्हें इजीली स्टडी करना है या उनके कुछ फीचर्स को हम जानना चाहते हैं, उनके नाम को पता करना चाहते हैं, तो हमें कोई एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि हमें एक एक करके उन ऑर्गेनिजम्स को ना पढ़ना पड़े, ना स्टडी करना पड़े, बल्कि हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे आसानी से हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में आइडिया लगा सकें। ओके, तो पूरे अर्थ पर जितने भी तरह की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जितने भी उनकी वैरायटीज हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ स्पीशीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, they are together called as biodiversity। ये एक वर्ड मैं यूज कर रही हूं यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is sum total of all the type of organisms existing on the earth। और ये कितने होंगे स्पीशीज, अगर हम की बात करें तो इसकी एक रेंज साइंटिस्ट देते हैं कि इट इज नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियंस। ये आपको बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें ये तो साइंटिस्ट का एक जो साइंटिस्ट ने जिनको स्टडी किया है या जिनको उन्होंने देखा है, उस हिसाब से उन्होंने एक रेंज दी है। लेकिन अर्थ पर ना जाने कितनी तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आज तक देखा नहीं गया है, या बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की इंटरवेंशन इतनी हो गई है कि हमारे उन स्पीशीज तक पहुंचने से पहले ही शायद वो एक्सटिंक्ट भी होते जा रही हैं। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो रेंज दी है कि पूरी बायोस्फीयर पे सिर्फ इतनी ही स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। There are a number of species which are waiting for their exploration or for their identification. Are you clear? लेकिन हम बात कर रहे थे कि इतनी डाइवर्सिटी को अगर हमें स्टडी करना है तो कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए कि हम कंफ्यूज ना हो कि ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आता है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये बैक्टीरिया में हम इसे रखें या इसे किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। फॉर दिस वी हैव ए ब्रांच नोन एज सिस्टमैटिक्स। दिस सिस्टमैटिक्स is the branch which is dealing with the scientific arrangement। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं scientific study and arrangement of organisms। Scientific study and arrangement यहाँ पर मतलब क्या हुआ इसका? स्टडी का मतलब उनके फीचर्स को हम आइडेंटिफाई करें, उन्हें सही तरीके से पहचाने कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या स्पीशीज के अंदर ये इसके रिकॉग्निशन फीचर्स होते हैं
और स्टडी करने के बाद हम उन्हें, जितने भी स्पीशीज हैं, उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटें, उनको अरेंज करें, जिससे कि उनको जब कोई और उनको पढ़ेगा या स्टडी करना चाहेगा तो वो उसके लिए एक इजी वे हो जाए। तो दिस इज सिस्टमैटिक्स इज एक्चुअली ए साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम उन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जस्ट सो दैट दे कैन बी इजीली स्टडीड। ओके, तो इस सिस्टमैटिक्स के अंदर हम 3 मेन प्रोसेसेस की बात करते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स रिकॉग्निशन, पहचानना, उसके फीचर्स को स्टडी करना कि इसमें ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर ये वाला कैरेक्टर है, उसके जितने भी मॉर्फोलॉजिकल, उसके फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑल द कैरेक्टर्स आर स्टडीड in a combined way and then you will say you are identifying that organism। जब हम उसके कैरेक्टर्स को नोट कर लेते हैं तो हमने उसके वो आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट्स लिखे हैं। दूसरा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज गिविंग नेम्स टू द डिफरेंट स्पीशीज। अब बात यहाँ पर है कि जो नाम देना है, हम कहेंगे कि जैसे अब लोकल अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर चीज को आप, या तो आप कहीं उसको जानते हो कि वो डॉग है या वो कैट है, किसी को आप नीम ट्री कह रहे हैं, किसी को मैंगो ट्री कह रहे हैं, ये नाम हमें दिए होते हैं। पर क्या इन नेम्स के अलावा कोई और नाम देने की हमें उसके लिए जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ये हम आज पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखेंगे, पहले हम सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिसको आपने स्टडी किया है फीचर्स वाइज, उसकी आप नेमिंग करते हैं, दैट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, एंड देन यू आर गोइंग टू क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, क्लासिफिकेशन इज द टर्म given to the process when you are going to categorize, when you are going to classify the organisms on the basis of their similarities and dissimilarities। आपने बहुत सारे organisms को स्टडी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, आप उन्हें ग्रुप्स में बांटने वाले हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, और जो एक जैसे आपको लगते हैं फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको आप एक जगह पे रख देंगे, एक ग्रुप में रख देंगे, और जो उनसे अलग है उन्हें आप दूसरे ग्रुप में रखते जाएंगे। इससे आप क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें छांट रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन विच बेसिस यू आर हैविंग ए बेस दैट यू हैव सम आइडेंटिफाइंग फीचर्स। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, या जिसको आप टैक्सोनॉमी भी कहते हो, ये तीनों ही ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो साइंटिफिकली की जाती हैं। इनके पीछे कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, एंड ये तीनों टर्म्स हम किसमें इंक्लूड करते हैं, सिस्टमैटिक्स में, जिसमें हम एक कॉमन फॉर्म क्या बोलेंगे, इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नेमिंग की बात करते हैं। तो आपसे जैसे अभी बात हुई, हम कहेंगे कि नाम तो सभी ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज बाहर कोई बर्ड है और 2 या 3 स्टूडेंट्स को कहा गया, बेटा आप जाके देख के ये वो क्या है, बाहर कौन सा बर्ड है। तो एक स्टूडेंट ने आके कहा मैडम ब्लैक बर्ड है, दूसरे ने कहा कि मैडम वो क्रो है, कौवा है, एक ने कहा कि मैम वो कोयल है। अब तीनों ही बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक तरीके से ठीक कह रहे हैं। वो ठीक इसलिए है कि जिसने एक बच्चे ने जिसने कहा कि ब्लैक बर्ड है, तो इसका मतलब उसने कैरेक्टर को देखा कि कोई ऐसा बर्ड है जिसके फेदर्स या उसके विंग्स का कलर ब्लैक है, वो वहां पे ठीक है। दूसरा जो कह रहा है वो क्रो कह रहा है, वो उसका भी बेस एक्चुअली वही है कि उसने कोई ब्लैक कलर के बर्ड के बारे में सुना होगा कि क्रो जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, उसने आगे वही बताया। और तीसरे बच्चे ने भी सेम बात कही है, बेसिस तीनों का सेम है, बताने का वजह सेम है कि वो ब्लैक कलर का दिखता है। लेकिन क्या उन तीनों के जवाब से हमें कुछ आइडिया लगा कि एक्चुअली बाहर
हम नहीं बता सकते हैं। और ये जो तीनों वर्ड्स यूज किए गए, ये तीनों एक तरीके से कॉमन नेम है। ऐसे नाम जो हम किसी एक या दो कैरेक्टर के बेसिस पे लोकल यूज करते हैं, उन्हें हम कॉमन नेम्स कहते हैं। कॉमन नेम्स के बारे में आपसे बात करें कि इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं इनमें, वो क्या? जैसे सबसे पहले कि कॉमन नेम जो हम आसपास वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको हम जानते हैं या देखते रहते हैं, वो अक्सर मिसलीडिंग होते हैं, कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। व्हाई मिसलीडिंग? जैसे एग्जांपल दिया मैंने, जेलीफिश एंड स्टारफिश, ये दो वर्ड्स हैं, आप अगले चैप्टर्स में इनको पढ़ने भी वाले हो। तो जेलीफिश एक सिलेंट्रेट है और स्टारफिश एक अकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ये दोनों ही अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरीके से ऐसे ही एक सिल्वर फिश नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो आर्थ्रोपोडा में हम कवर करते हैं। तीनों ही के लास्ट में फिश लगाया हुआ है, तो हम सोचते हैं कि ये फिश है जिसमें जो फिन्स होते होंगे, स्केल्स होते होंगे, और इस तरह के फीचर्स हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इनका नाम सुनते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे डाइवर्सिटी जब आप चैप्टर पढ़ोगे, आप देखोगे कि वो ऑल दिस थ्री एग्जांपल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनका कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करता है। तो जब एक जैसे नहीं है, लेकिन इनके नाम से हमारे को एक मिसलीड हो रहा है। मिसलीडिंग है किस वजह से इनका नाम? क्योंकि हमें एक आइडिया लग रहा है कि एक फिश है, बट दे आर नॉट फिश। ओके, तो ये मिसलीडिंग हो सकते हैं कि जो नाम उनका सुनने को मिलता है, जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म बनी हो उसी तरह का हो जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है। इसी तरीके से मोर देन वन नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा नाम हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, आपने गुड़हल नामक प्लांट के बारे में सुना होगा, वो रेड कलर के फ्लावर्स उसमें आते हैं, गुड़हल जिसको आप हिंदी में कहते हैं। उसी का इंग्लिश नेम चाइना रोज होता है। उसी को संस्कृत में हम पद्माचारिणी कहते हैं। तो तीन अलग अलग लैंग्वेजेस और तीन अलग अलग तरह के नाम, एक ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही स्पीशीज है, उसके अलग अलग नाम है। तो अगर इंडिया के अंदर ही देखा जाए तो हमारे भारत में ही एक ही स्पीशीज के पता नहीं कितने नाम हो सकते हैं। तो आप सोचें कि अलग अलग कंट्रीज में सेम स्पीशीज के और भी नाम हो जाएंगे, तो क्या आप उस स्पीशीज के जितने इतने सारे नाम हैं उसके बारे में आप कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकता है? तो इसीलिए ये जरूरी है कि कॉमन नेम्स नहीं होने चाहिए, या कॉमन नेम से हम उनको साइंटिफिकली हम उनके बारे में आइडिया नहीं लगा पाएंगे। तीसरा कि एक नाम है और वो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लाई किया जाता है। कॉमन नेम्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अक्सर हम तितली वर्ड यूज करते हैं। तितली, तितली एक्चुअली इंग्लिश में बटरफ्लाई को कहा जाता है, और तितली ही शब्द जो है अक्सर मॉथ्स के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप हिंदी में पतंगा बोल देते हैं। तो तितली इज यूज्ड, दिस हिंदी वर्ड तितली कॉमन नेम, it is used for both moths and the butterflies. So this is again a confusing task. कैसे पता करें ये एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं कि हम बटरफ्लाई के बारे में बोल रहे हैं या हम मोथ के बारे में बात करें? तो इसीलिए जरूरत किस चीज की पड़ी? कोई ऐसे नाम होने चाहिए जो यूनिवर्सल हो। Why universal? Because they have to be applied all through the world. पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी बुक में किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम आता है, तो हम सबके सामने, चाहे वो चाइनीज स्टूडेंट है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट है, चाहे वो अमेरिकन स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स के सामने एक इमेज बननी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि ये बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सिस्टम जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, नोमेनक्लेचर सिस्टम या गिविंग नेम टू ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट इज binomial nomenclature system. This is the system of giving scientific names to the organisms. तो scientific names देने के पीछे रीजन
इनसे आप समझ गए होंगे कि हम कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्पीशीज है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, हमारे सामने कोई रॉन्ग इमेज नहीं आनी चाहिए। तो this binomial system, nomenclature system was given by a scientist Carolus Linnaeus. This scientist proposed this system of binomial nomenclature system. Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy, and he published a book Systema Naturae. ये उनकी बुक रही थी जो उन्होंने पब्लिश की थी अपने स्टडीज के बेस पे, और उसके इन साइंटिस्ट को हम, स्वीडिश साइंटिस्ट रहे हैं ये, इनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया, प्रपोज किया, जिसमें साइंटिफिक नेम्स देने के कुछ रूल्स बनाए गए, किस तरीके से किसी भी स्पीशीज को की नेमिंग की जा सकती है। तो इसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे आज। उससे भी पहले एक बात आपसे बात कर लें कि अब हमारे सामने दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखे ICBN एंड ICZN। यहाँ पे ICBN का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरीके से Z यहाँ पे आ गया है, तो ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस सिस्टम जो शुरू में बनाया गया था, बहुत सारे बाद में कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐड करने के बाद आज हम ये कोड सिस्टम फॉलो करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका पर्पस होता है कोई भी स्पीशीज जब डिस्कवर की जाती है तो उसका नाम क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, उसमें कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कौन से क्राइटेरियाज फॉलो किए जाएंगे, तो उन स्टैंडर्डाइज्ड नेम की नेमिंग करना, रूल्स फॉलो करके वो इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम रहता है। अब यहाँ पे मैंने कहा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल का जब वर्ड आ जाता है, बोटेनी इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन किसका काम करता है, टू नेम द प्लांट स्पीशीज, व्हाइल दिस ऑर्गेनाइजेशन, जेड लगाया, जोलॉजिकल वर्ड बोला, तो जोलॉजिकल मीन्स द नेमिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ये तो है प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, लेकिन ऐसे ही अगर आपको फंजाई के लिए करना है नेमिंग, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ओके, सो अदर स्पीशीज आल्सो हैव सच टाइप्स ऑफ कोड्स that are going to follow the rules and regulation to give a specific scientific name universally followed by all over the world. Okay, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये जो साइंटिफिक नेम्स होंगे, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसमें फॉलो किया जाता है, वो जो नाम होंगे उनमें एरर आने के चांसेस नहीं होते, कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई एम्बिग्युइटी या डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते हैं। कोशिश ये की जाती है कि नाम जो है रखा जाएगा, द नेम शुड बी शॉर्ट, इजीली प्रोनाउंसिएशन उसकी हो सके, एंड उसमें एरर्स ना हो, उसका डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म या जिस स्पीशीज का हमने नाम रखा हो वो कहीं और किसी और स्पीशीज का ना हो। इस तरह के जितने भी कॉमन नेम्स के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं what are different rules that we have to follow by writing a scientific name। साइंटिफिक नेम जब दे दिया जाता है तो उसको वो किन रूल्स या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है, या कौन से रूल्स उसको
उसके लिए फॉलो किए जाते हैं। सो इसमें सबसे पहला इस नोमेनक्लेचर के आगे मैंने लिखा है बाइनोमियल। बाई का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू। इसके लिए एक एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। सपोज वी हैव ए स्पीशीज मैंगो। ये मैंगो है। दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस कॉमन नेम इज इन इंग्लिश। दोज पीपल हु आर हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज they can only identify what we are talking about। लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी शायद वो मैंगो के बारे में नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से मैंगो के हिंदी में कोई हम उसको आम कहते हैं या संस्कृत में कुछ और नाम होता है। लेकिन ये कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम क्या रखा गया? इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज कॉमन नेम एंड ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, इस एग्जांपल से आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला कि हर साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं। क्या आप इसको दो वर्ड्स देख सकते हैं? पहला वर्ड है मैंजीफेरा एंड सेकंड वर्ड इज इंडिका। सो टू वर्ड्स आर देयर ओके इन ईच साइंटिफिक नेम। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जेनेरिक वर्ड and the second word is known as specific word। specific, तो पहले वर्ड को हम कहते हैं जेनेरिक एपिथेट एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तीसरा, अब देखोगे जो जेनेरिक वर्ड है या एपिथेट है या जीनस वर्ड है, इसका सबसे पहला लेटर जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है, एम इज कैपिटल है। और इसके बाद जितने भी लेटर्स हैं, चाहे वो जेनेरिक नेम में आ रहे हैं चाहे वो स्पेसिफिक नेम में आ रहे हैं, सभी के सभी कैसे हैं? ऑल आर स्मॉल। स्मॉल लेटर्स आर देयर। तो ये भी एक रूल है कि जब आप इसे लिखते हैं या पब्लिश करते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड then rest of all the letters should be smaller, written in the small letter should be used। okay, इसके बाद फोर्थ, अब ये जो लैंग्वेज लिखी गई है मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन। why the scientific names are written in Latin language, why they should be Latinized? reason is that this Latin language is dead। ये dead language होती है। Dead language has very few chances to undergo any changes। जिस language को हम यूज करते हैं उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कई बार एक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग कुछ टाइम के बाद हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन जो चीज डेड है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर चेंज हो, जो भी उसका मीनिंग आज निकलता है वो कितने ही सालों के बाद आप देखोगे सेम उसका वो वैसे ही रेलेवेंस रहता है। इसीलिए द नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट रूल इज if the name is hand written, अगर इसे हाथ से लिखा गया जैसे मैंने अभी लिखा है इसको, तो it should be underlined। यहाँ पे इसको अंडरलाइन हमें करना है। और अंडरलाइन कैसे करेंगे? सेपरेटली। both the generic and specific words should be underlined separately, not like this। you don't have to write this, ये गलत होगा। आप इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो हमें इसे अंडरलाइन करना है in case we have hand written it। लेकिन अगर आपने इसे पब्लिश किया है, प्रिंट किया है, तो इन केस ऑफ if we are going to print it, then we have to print it in italics। इसे italics में हमें वहां पर लिखना होता है जिससे कि ये एक बुक के अंदर इजीली आइडेंटिफाई हम इसे कर सके कि दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज। कॉमन नेम्स को हम कभी भी इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं। ये रूल्स है साइंटिफिक नेम्स लिखने के। ऐसा भी आपको कभी मिल सकता है। विद टाइम इसमें और भी रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, अभी हम सिर्फ इतने ही कवर कर रहे हैं। कभी कभी आपको कोई स्पीशीज है उसके
पीछे ऐसे भी एक थर्ड वर्ड भी लिखा मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा LINN एंड देन डॉट। इसका मतलब ये किसी वर्ड की एब्रिविएटेड फॉर्म है। एक्चुअली ये जो LINN लिखा है ये कैरोलस लिनियस, जिस साइंटिस्ट की हमने बात की थी, ये उन्हीं का एब्रिविएटेड वर्ड है। उन्हीं ऑथर का नाम यहाँ पर कई बार लिखा जाता है जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्लांट को या स्पीशीज को, चाहे वो एनिमल है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका उसके नेमिंग में, आइडेंटिफाइंग करने में उसको हेल्प किया था। तो दिस इज ऑल्सो रिटन इन साइंटिफिक नेम्स। याद रखेंगे ये नेम्स यूनिवर्सल होते हैं। ये नेम्स जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इजीली आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनको अगर देखें तो एक स्पीशीज के सिर्फ एक ही आपको नाम मिलेगा और एक स्पीशीज के अलावा ये नाम किसी और का नहीं मिलेगा। आई होप